colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a real pleasure for me to be here at this university, and I'm going to be talking about the exciting world of science. साइंस की वो दुनिया जो इतनी हैरत अंगेज़ है कि जो आप परियों की कहानियाँ पढ़ा करते थे उससे कहीं ज़्यादा हैरत अंगेज़ आज साइंस की दुनिया है, जहाँ अजीब व गरीब चीज़ें रोज़ाना होती हैं। और चाहे वो हर फील्ड में, तो मैं थोड़ा सा अक्स दूंगा आपको मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कौन से नए डायरेक्शंस हैं जिनमें हमें जाना चाहिए। आज की दुनिया इल्म की दुनिया है। कुदरती वसाइल की अहमियत कम से कम रह गई है और इंसानी वसाइल के किस अंदाज से अपने अपने बच्चों को तालीम दी और किस अंदाज से उनकी जहनी नशोनुमा की तालीम व तरबियत दोनों को साथ चलना होता है। तो किस अंदाज से हमने तालीम दी और उनकी तरबियत की और जो अल्लाह ताला ने जो उनके अंदर जो टैलेंट्स हैं उनको किस तरीक़े से हमने पूरी तरीक़े से उजागर किया, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जिन ममालिक ने ये समझ लिया है कि उनकी असल दौलत उनकी अफरादी क़ुव्वत में से वाबस्ता है, वही तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। चाहे वो छोटे मुल्क हों जैसे सिंगापुर या बड़े मुल्क हों जैसे चाइना, द स्टोरी इज़ द सेम। It's knowledge driving economies. It's no longer natural resources, it is knowledge, which is the key for socio-economic development. So let me show you some slides. मैं इससे शुरू करूँगा, इस स्लाइड से। ये एक स्लाइड में बहुत दिलचस्प एक कहानी है इसके पीछे। ये साइमागो की रैंकिंग है। साइमागो दुनिया की सबसे अहम बैनुल-अक़वामी रैंकिंग एजेंसी है जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को या मुख्तलिफ़ ममालिक को उनकी रिसर्च रैंकिंग हर साल पब्लिश करती है। सन 2000 में जब मैं मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बना था सबसे नीचे, तो पाकिस्तान की रैंकिंग दुनिया में इकोनॉमिक्स में 96 नंबर पर थे, केमिकल इंजीनियरिंग में 63 पे थे, बायोकेमिस्ट्री 62, 59, 48, मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर वी वर इन द 50s, 60s, 80s, 90s। और फिर ये तब्दील हुआ और 2023 में हम 17, 20, 21 की दुनिया में फ्रॉम 70, 80, 90 पाकिस्तान इन रिसर्च रैंकिंग्स इज़ नाउ रैंक्ड इन 15, 20, 25 रीजन। ये एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़ हुई है पाकिस्तान में, और दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, और इस पर बहुत सारी किताबें भी शाया हुई हैं और आर्टिकल्स आए हैं जिसमें इतनी तेज़ी से आला तालीम के अंदर रिसर्च में इतनी गैर मामूली तब्दीली आई हो। सो समथिंग वंडरफुल हैज़ हैपेंड इन पाकिस्तान, अ साइलेंट रेवोल्यूशन which few people are aware of, something really exciting has happened. और जब हम हिंदुस्तान से मुकाबला करते हैं, ये जो हरा बार जो है, the green bar, that's Pakistan, the red bar is India. So सन 2000 में हम 400% पीछे थे हिंदुस्तान से in research publications per capita, per 10 million population, we were 400% behind. और फिर जो मैं रिफॉर्म्स लेकर आया उस ज़माने में, जब मैं मिनिस्टर ऑफ साइंस था और जब मैं हायर एजुकेशन कमीशन मैंने कायम की थी, तो दिस स्टार्टेड चेंजिंग। और 2017 में हमने हिंदुस्तान को ओवरटेक किया और अब जो है तकरीबन अकॉर्डिंग टू द वेब ऑफ साइंस डेटा वी आर अबाउट 15% ahead of India in per capita research output. That again is not a small achievement. Within a span of 20 years, 20 साल के अंदर something good has happened. ये वेब ऑफ साइंस से है और स्कोपस का डेटा निकालें तो वो भी सिमिलर डेटा है कि something 400% increase. In actual numbers, we are 6 to 7-fold behind, but we were 30-fold behind at that time. But on a per capita basis, we are ahead of India. So something good has happened. और कंप्यूटर साइंस में आपका जो कंप्यूटर साइंस के हैं, हम 65 पेपर सालाना
शाया करते थे सन 2000 में कंप्यूटर साइंस में। 2024 में हमने 4,500 पब्लिकेशंस इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स की पाकिस्तान में आई हैं, अगेन शोइंग द ट्रेमेंडस चेंज दैट हैज हैपेंड। और अभी जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमने उनके 6-7 जहाज़ जो गिराए हैं, तो मेरे पास कई जनरल्स की कॉल्स आई और उन्होंने शुक्रिया अदा किया इस बात पे कि हम उस ज़माने में मैंने कोई 11,000 बच्चों को पीएचडी के लिए बाहर भिजवाया था, जिसमें ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को हमने प्रायोरिटी दी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग के अंदर। और हमने ये कहा था कि आप पाकिस्तान वापस ज़रूर आना है आपको, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आएँ, आप किसी भी पाकिस्तान के कौमी इदारे में आके काम करें। तो बहुत सारे जो बच्चे पीएचडी करके आए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से, किसी ने नेस्कॉम ज्वाइन किया, किसी ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ज्वाइन किया, किसी ने कहूटा ज्वाइन किया, इस तरह के मुख्तलिफ डिफेंस एजेंसीज़ में भी आए, बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में भी आए। तो देयर वाज एन इंसर्ज of highly talented young PhDs from MIT, from Georgia Tech, from all sorts of top universities across the world into Pakistan, and that was actually what caused this change. So जो ये जंग हुई थी एरियल वॉर के अंदर, this was the first integrated war, aerial warfare. There were no dog fights. It was done at a distance, complete integration of ground systems with our aeroplanes, with the missile systems, with the AWACS, and then with the Indian aeroplanes. So we could see them, and by pressing a button we could shoot them down. Well, they couldn't see us. So this was a very different kind of warfare than has ever been fought before. And the reason for why we succeeded was that the Chinese that gave us this technology of P-15 missiles and so on, all that technology we could absorb, learn, integrate into our systems very, very quickly during the 2019 to 2025 period. And we therefore could make this happen. तो साइंस और टेक्नोलॉजी में मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मुशर्रफ साहब आ गए थे अक्टूबर 1999 में, मैं मार्च 2000 में आया, तो 5-6 महीने लेट आया। वजह ये थी कि I did not want to become a federal minister of science without being able to do anything. I wanted to make sure, because I was quite happy working in my lab. I'm in my lab in HEJ with my students. So I wanted to make sure that the government is committed. तो 6 महीने तक हम negotiation होते रहे मेरे और मुशर्रफ साहब के और शौकत अजीज़ के दरमियान। I said, if you are serious about science, I want to see how committed you are. मुशर्रफ साहब ने पूछा, how committed do you want me to be? मैंने कहा, this committed. Figures थे कि if you are serious, put your money where your mouth is. Walk the talk. Result, 6,000% increase in the budget for science and technology, and later a 3,500% increase in the budget for higher education. And that is when things really started moving in the right direction in Pakistan, at least in terms of higher education. Unfortunately, the lower education and colleges were neglected and still remain neglected. And so this was a bad mistake. We have to look at education as a whole. It's not just enough to try and strengthen universities. And this is some basic reforms are necessary. Unfortunately, we have our educational system divided. There are 5 ministries of education, 4 provincial, 1 federal, each with its own policies, etc., etc. But with this funding, I focused on faculty. यूनिवर्सिटीज़ जो है खूबसूरत इमारतों का नाम नहीं होती, बल्कि खूबसूरत दिमागों का नाम होता है. Quality faculty. These are 2 words which make a difference. What is the difference between Harvard and MIT and Stanford and other universities? The quality of the faculty. That is what's the single thing that makes a difference. And so you have to, हमारे बच्चे दुनिया के ज़हीन तरीन बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह हैं, उनको हमें बेहतरीन मायार की तालीम देनी है, दुनिया की बेहतरीन जामियात में भिजवाना है जब तक हमारे यहाँ वो जामियात उस लेवल की नहीं आ जाती, और फिर उनको वापस बुलाना है ताकि वो वापस आके अपने मुल्क में अपनी कौम की खिदमत करें. तो उसके लिए हमने तकरीबन 11,000 बच्चों को दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भेजा. हर बच्चे पे तकरीबन 3 से 5 करोड़ रुपए खर्च हुए, और दुनिया का सबसे बड़ा फुल ब्राइट प्रोग्राम टॉप US यूनिवर्सिटीज़ का, जर्मन यूनिवर्सिटीज़, ब्रिटिश,
ऑस्ट्रियन, फ्रांस, इटली, कोरियन, जापानीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन भेजना एक चीज़ होती है, इनको वापस बुलाना, क्योंकि ये वहीं ना रह जाएं। तो उसके लिए हमने 5-6 चीज़ें करी। सबसे पहले सैलरी स्ट्रक्चर बदले, तनख्वाहें। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसमें एक प्रोफेसर की तनख्वाह एक फेडरल मिनिस्टर की तनख्वाह से 5 गुना ज़्यादा हो गई। एक नया टेन्योर ट्रैक सिस्टम हम लेकर आए पाकिस्तान में, विच वॉज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। आपकी बैनुल-अक़वामी इवैल्यूएशन होती थी, 2 दफ़ा असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे, 2 दफ़ा एसोसिएट प्रोफेसर, 2 दफ़ा फुल प्रोफेसर, और किसी एक में अगर आप फेल हो जाएं तो then you would be out of the system. So a highly demanding system, but with excellent salaries, and we introduced that, the tenure track system at that time. Phir, one of the most frustrating times for people who come back to Pakistan is looking for a job. PhD कर ली है बाहर से, वापस आए हैं, अब इंतज़ार कर रहे हैं, भाई वो एडवर्टाइज़ करेगा, वो एडवर्टाइज़ करेगा, वहाँ इंटरव्यू दूंगा, यहाँ वहाँ मैं जाऊँगी, कहाँ जाऊँ मैं? So I said the day you land, you will get a assistant professor salary. जिस दिन आप लैंड करेंगे वापस पाकिस्तान में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी HEC देगा। और हम 1 साल पहले से मैच मेकिंग कर लेते थे ताकि they would be absorbed very soon after arrival. और फिर यूनिवर्सिटी को उतना ही फंड बढ़ा देते थे जितने वो लोग अब्जॉर्ब करते थे अपने यहाँ, ताकि यूनिवर्सिटी पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। So jobs on arrival. That was the second thing. The third thing was research grants. So every student, 1 year before he was completing PhD, could apply for a research grant for $100,000, $1 lakh की research grant, 1 साल पहले वापस आने से, ताकि जब वो वापस आएँ और किसी कमज़ोर यूनिवर्सिटी में भी आएँ तो they would have substantial research funding. क्योंकि बुनियादी फ़र्क एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या होता है? Research. That is the thing that distinguishes a college from a university. So research funding. Fourth, access to library facilities. तो पाकिस्तान एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क कायम किया, जिसके तहत सारी यूनिवर्सिटीज़ को लिंक कर दिया गया with high speed internet access and under the PERN program, and access to 65,000 textbooks and 25,000 international journals. So access to sophisticated instrumentation. Free access कि आपके सैम्पल आपको चाहिए, NMR करना है, X-ray करना है, mass spectrometer. You can send your samples to any institution of your choice. The results would be given to you within 72 hours free of charge. There will be a bill, HEC will make the payment to the institution providing the analysis. तो ये 4-5 चीज़ें की जिसकी वजह से 97.5% रिटर्न रेट रहा। जो बच्चे बाहर जा रहे थे PhD करने, कंप्लीट करके 97.5 या 6% वापस आ रहे थे। The rest due to family circumstances, there was a few issues, but so this was something amazing that happened at that time. और उसके नतीजे में बहुत सारे फिर आर्टिकल दुनिया भर में आए, पाकिस्तान को एक मॉडल के तौर पे लिया गया। प्रोफेसर माइकल रोडे जो चेयरमैन थे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे इस किस्म की इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। इसी तरीके से थॉमसन रॉयटर्स जो दुनिया की एक बड़ी रैंकिंग एजेंसी है, that said that Pakistan was better in terms of percentage of highly cited papers as compared to the BRIC countries. और इंडिया खासा परेशान हो गया कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। और 22 जुलाई 2006 को एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग कॉल करी कैबिनेट की, जिसमें डिस्कस किया कि HEC में हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से तब्दीलियाँ आ रही हैं। और उसके नतीजे पे इंडिया डिसाइडेड टू अबॉलिश इट्स UGC एंड फॉर्म द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI बनाया उन्होंने हमारी तर्ज के ऊपर। और ये इंडिया, ये वहाँ पे हिंदुस्तान टाइम जो उनका सबसे बड़ा अखबार था उसमें आर्टिकल आया, हेडलाइन थी पाक थ्रेट टू इंडियन साइंस, दैट पाकिस्तान में सून जॉइन चाइना इन गिविंग इंडिया अ सीरियस थ्रेट इन साइंस। और बहुत सारे वर्ल्ड बैंक, USAID, ब्रिटिश काउंसिल वगैरह ने इस पर पब्लिकेशन शाया की। और दुनिया का जो सबसे बड़ा
जो जर्नल है सबसे अहम जर्नल नेचर, उसने 4 एडिटोरियल लिखे अबाउट द मॉडल ऑफ साइंस डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, जिसमें आखिरी वाला जो है 22 सितंबर मेरी बर्थडे थी, तो मेरी बर्थडे पे उन्होंने दे पेड अ स्पेशल ट्रिब्यूट एंड कॉल्ड मी a force of nature. So I was very humbled by that. So something good happened. और इस बारे में किताबें भी आई हैं 2-3 साल पहले। ये प्रोफेसर फ्रेड हेवर्ड हैं, अमेरिकन प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये किताब शाया की है अफ्रीका और एशिया के ममालिक, जिसमें एक चैप्टर पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ है। कोई अगर चाहे किसी को दिलचस्पी हो तो आई कैन पास दिस चैप्टर ऑन टू यू। सो मोर रिसेंटली मैं नॉलेज इकॉनमी टास्क फोर्स पे था, तो उसके अंदर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, जिसमें 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का मैंने मंजूर करा के हायर एजुकेशन कमीशन को दिया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स मुल्क में कायम करने के लिए 40 अरब रुपए का प्रोजेक्ट प्रोसेस हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कायम की, और ICCBS जो और पाकिस्तान ऑस्ट्रियन फ़ाखशूले भी काफ़ी डेवलप हुए हैं। ये एक नई यूनिवर्सिटी हमने कायम की है अंडर माई स्टूवर्डशिप, जो पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी है, ये इस्लामाबाद के करीब है, फ़ाखशूले कहलाता है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस। इसमें 21 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेट कर रही हैं, 11 ऑस्ट्रिया की हैं और 3 UK की हैं, 1 जर्मनी की है और 6 चाइना की हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक न्यू यूनिवर्सिटी। तकरीबन 5200 स्टूडेंट्स हैं और इस्लामाबाद से तकरीबन 1 घंटा दूर है। Now let me take you to this exciting world of science that I was talking about. Let's look at genomics. मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में थोड़ी से आपको अक्स दूंगा कि क्या हो रहा है, and I hope I can excite you, and as the Vice Chancellor was saying, ignite it in you the passion to be fascinated by these developments, the amazing world of science and technology, and where truth is stranger than fiction, and every day brings 1,000 discoveries. Genomics की फील्ड हज़ारों लाखों साल लगते हैं इससे पहले कि नए जानवर, नए पौधे पैदा हों, through natural mutations, through the evolution process. लेकिन अब जो CRISPR, Cas और दूसरे जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जीन एडिटिंग की, तो आप जीन का कोई सा हिस्सा काट सकते हैं और उसको एक पौधे से दूसरे पौधे में डाल सकते हैं, एक जानवर से दूसरे जानवर में डाल सकते हैं, और नई स्पीशीज़ जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल स्पीशीज़। कुछ साइंसदानों ने जुगनू के जीन्स लेकर, जुगनू चमकता है रात को, उसके जीन्स लेकर उसको फूलों में डाल दिए और फूल ऐसे बन गए हैं जो जुगनू की तरह रात को चमकते हैं, लुमिनेसेंट फ्लावर्स। इस तरह अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं। गोल्डन राइस, लाखों बच्चे जो विटामिन A डिफिशिएंसी की वजह से मर जाते थे, अब चावल के अंदर ऐसे जीन्स डाल दिए गए हैं जिससे प्रो विटामिन A डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से फिर विटामिन A की डिफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। क्या वजह है कि आम आपको सिर्फ गर्मी में मिलते हैं, सर्दी में नहीं मिलते? क्योंकि अल्लाह ताला ने एक घड़ी, केमिकल घड़ी डाल रखी है हर पौधे के अंदर, जो सिग्नल देती है कि अब वक्त आ गया है कि फूल दो, अब वक्त आ गया है कि फल दो। तो दैट इज़ द genes being turned on and off. So which are those genes? वो अब आइडेंटिफाई हुई हैं, and now we can manipulate those genes so that you can have mangoes or vegetables or whatever round the clock. So this new era is coming when you'll have through gene editing technologies the development of such luminescent mushrooms हैं जो डेवलप हुए हैं, और ये जो मैंने कहा इस पे नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं, जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। उसके साइंस में नहीं जा रहा मैं, लेकिन आपको खाली एक बता रहा हूँ कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उम्र रसीदगी का अमल देखें, द प्रोसेस ऑफ एजिंग, अगेन दिस इज़ केमिस्ट्री। वाई डू वी एज? क्या इसको हल्का किया जा सकता है, इसको स्लो किया जा सकता है, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? The answer is yes, it has been done. There are many compounds now, जिसमें resveratrol है, nicotinamide adenine dinucleotide है,
मेटफॉर्मिन है और बहुत से कंपाउंड डेवलप हो रहे हैं which slow down the process of aging. तो ये सोचा जा रहा है कि because of the advances in medicine, children being born today will have ages of 120 or 150 years plus. So amazing developments in medical sciences are also taking place. कुरकुमिन भी है. अब बायोटेक्नोलॉजी से, जिनोमिक्स से हटकर तवानाई की तरफ आते हैं. ये सोलर सेल जो आपके पास लगे रहते हैं, ये सिर्फ रोशनी को बिजली में तब्दील करते हैं. और रोशनी में भी जो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम का जो पोर्शन होता है, नॉट द अदर रेस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम. लेकिन अब ऐसे सोलर सेल बन रहे हैं जो गरमाई को भी कन्वर्ट करते हैं, रोशनी को, और रोशनी का पूरा स्पेक्ट्रम और गरमाई को. नॉर्मल सोलर सेल्स की जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 22-23% होती है. ये जो है 50% से ज़्यादा हैं. फोटोन एनहांस्ड थर्मियोनिक एमिशन, पीट सेल्स कहलाते हैं. सो दिस इज़ अनदर वेरी एक्साइटिंग डेवलपमेंट इन एनर्जी. साउथ ऑफ फ्रांस में और दुनिया के कई जगहों पे, चाइना में भी ऐसे अब रिएक्टर्स लगा रहे हैं जो सूरज की तरह तवानाई पैदा करें. सूरज तवानाई कैसे पैदा करता है? फ्यूजन रिएक्शन से. हाइड्रोजन एटम फ्यूज़ होते हैं, आपस में मिलते हैं, हीलियम बनता है, और हीलियम के बनने के दौरान तवानाई पैदा होती है जो विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, जो आपको यहाँ पे कुर्राए अर्ज़ पे महसूस होती है. तो इट्स ऑल अबाउट फ्यूजन ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स. बड़े जो सितारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन एटम भी फ्यूज़ नहीं हो रहे होते, बल्कि और भी फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, सोना, लोहा, स्टील, टंगस्टन एंड एवरीथिंग, अल्लाह ताला जो हैं ये फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए ये सितारों के अंदर बनाते हैं. और फिर ये सितारे फटते हैं, और फिर अल्टीमेटली दे कम एंड दे आर पार्ट ऑफ यू एंड मी अल्टीमेटली. So these are new types of reactors which are being developed, and इसी तरह पानी को अब स्प्लिट करके, बट फोटो कैटालिटिक स्प्लिटिंग, वो वाली नहीं जो एक सिंध के मिनिस्टर साहब आज से 20 साल पहले पानी की गाड़ी का क्लेम कर रहे थे कि हमने पानी की गाड़ी बना ली. वो दैट वाज अ फ्रॉड. लेकिन नाउ इट इज़ एक्चुअली it is possible using certain catalysts to split hydrogen and oxygen from the water molecule and use that hydrogen for energy. So a lot of very interesting work being done there. और हाइड्रोजन की बुनियाद पे टैक्सीज वगैरह भी चल रही हैं. अब वो भी ज़माना आ रहा है कि आप घास से या कॉटन से या पुराने अखबारात से गाड़ियाँ चला सकें. In other words, cellulose. Cellulose जो है is very common. You are wearing a shirt which has probably a lot of cellulose in it. तो अब एक microorganism which can convert cellulose into a Clostridium species which can convert cellulose into isobutanol, and isobutanol can be used 100% as car fuel. So again, microbial conversion of compounds to create energy giving substances. अब चलें उसकी तरफ, आईटी की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत, ह्यूज डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस. कोई 280 अरब डॉलर की मार्केट है. दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इस वक्त? इट्स नॉट माइक्रोसॉफ्ट, इट्स नॉट एप्पल, इट्स नॉट अमेजॉन, इट इज़ एनवीडिया. एनवीडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी. 4,600 अरब डॉलर की कैपिटलाइजेशन है और 5,000 अरब तक पहुंच जाएगी. एनवीडिया क्या करता है? इट मेक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर आईटी कंपनीज एंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग नाउ. डिसरप्टिव इनोवेशंस चेंजिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी. आईबीएम ने आज से कोई 10 साल पहले अनाउंस किए थे 2 डिविजन्स, आईबीएम वॉटसन लॉ, आईबीएम वॉटसन मेडिसिन. आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, यू जस्ट कॉन्टैक्ट IBM वॉटसन मेडिसिन और आपको इमीडिएट मेडिकल एडवाइस एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट विच स्पेशलिस्ट विल चार्ज आपको इमीडिएटली मिल जाती है. कानूनी मसला है, IBM वॉटसन लॉ को कॉन्टैक्ट करें,
और immediately आपको you'll get the legal advice at a fraction of the cost. नए ड्रग डिस्कवरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रही है और ये प्रोटीन की कॉन्फर्मेशंस की बुनियाद पर अल्फाफोल्ड 2 डेवलप किया था कुछ साइंटिस्ट ने, और अल्फाफोल्ड 3 भी आ गया है। उससे नए ड्रग्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई अद्वियात आ रही हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक मुल्क में फर्ज करिए 5 करोड़ बच्चे हैं, कहाँ से असातिज़ा लाएंगे इतने? अब पर्सनलाइज्ड ट्यूटर्स आ गए हैं, हर बच्चे के लिए अलग अलग पर्सनलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्यूटर होगा, है इस वक्त। खान एकेडमी लॉन्च कर चुका है खान मीगो के नाम से, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किए हैं। वो पहले जांचेगा कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कहाँ आपकी वीकनेसेस हैं। उन वीकनेसेस को जांच कर उसके ऊपर आपको मेहनत कराएगा, आपको प्रॉब्लम देगा और आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको ऊपर लेकर जाएगा। So we are coming into an era which, and this is already being offered by many universities, including Harvard and many universities, where you do not have just your own physical teachers, you have also AI tutor attached to you, who is judging your capabilities, judging your weaknesses and taking you up the ladder. ये Quantify और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। क्रिमिनल टेंडेंसीज जो होती हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट जस्ट बाय अ ब्लड टेस्ट। सम पीपल हैव दीज एग्रेसिव जीन्स, और खाली ब्लड टेस्ट से, तो आज स्वीडन में अगर आपको जॉब चाहिए हो तो आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि आपके अंदर वो एग्रेसिव जीन तो नहीं है। अगर एग्रेसिव जीन मौजूद है तो देन देयर इज़ अ हाई चांस दैट यू विल नॉट बिहेव इन अ नॉर्मल फैशन, और वही चीज़ फिर फेशियल फीचर्स में भी दाखिल हो जाती है। तो चाइनीज़ कंपनीज के नाउ हैव डेवलप्ड software that you can identify criminal tendencies just by facial recognition with up to almost 90% accuracy that this person has aggressive tendencies. अभी सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया है हार्डवेयर के साइड में, और एक बहुत बड़ा इनकलाब इस वक्त शुरू हो रहा है दुनिया में जो पूरी दुनिया को बदल देगा। वो है एडवेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। जो दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसको जो हज़ारों अरब साल लगेंगे कोई चीज़ कैलकुलेट करने में, ये क्वांटम कंप्यूटर्स 5 मिनट में कैलकुलेट करते हैं, इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहले सिकमोर आया था 2019 में, उसके बाद विलोज आया है कोई इन 2024 with 105 qubits, and this is a totally different system of computing. It's not based on 0, 1, but it is based on all possibilities at the same time. It is based on probabilities. And quantum computers are now coming up in a big way because there have been some exciting developments. ये अभी नवंबर 2025 में MIT ने रूबिडियम को इस्तेमाल करते हुए ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए हैं जो 3000 क्यूबिट्स के हैं, 105 क्यूबिट्स के नहीं हैं। और इसी तरीके से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो होता है क्वांटम कंप्यूटिंग में कि आपको टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है ताकि क्वांटम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व रहे, वो डीकोहेरेंस ना हो। तो उसके लिए -269 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना होता है, विद जस्ट 4 डिग्रीज अबव द एब्सोल्यूट ज़ीरो। लेकिन जस्ट a couple of months ago, Stanford has now announced room temperature quantum computers, जिसके अंदर वो एक फोटोन और इलेक्ट्रॉन को आपस में ट्विस्ट करके क्यूबिट्स बनाते हैं। और फिर आप वो ज़माना आ रहा है कि quantum computers will be available on your laptops and on your mobiles. So this again is something amazing that is going to change the world as we know it. और जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग आपस में मिलेंगी तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, जिसमें डिजिटल कोड, जैसे नासा की डिजिटल कोड है, you'll be able to crash decode it in a matter of seconds. You can design new life forms. कुछ अद्वियात आप पे काम करती हैं लेकिन मेरे पे काम नहीं करती। क्या वजह? कि we are genetically different. तो आपके ऊपर वो दवाई काम करती है, मेरे ऊपर नहीं करती है, vice versa. So personalized medicine designed according to your genetic structure will be coming, etc. टेस्ला जो गाड़ी के जो
CEO हैं एलॉन मस्क, उन्होंने एक कंपनी बनाई है न्यूरालिंक, और न्यूरालिंक जो है वो ऐसे चिप्स बना रही है जो आपके दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं. And these are, FDA has granted approval for treating patients which are suffering from depression or schizophrenia using these chips. इसी तरह नाबीना अफराद जिनकी दोनों आँखें की ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज हो गई हों, उनकी भी बीनाई वापस लाई जा सकती है using these computer chips for which FDA has also granted approval, restoring eyesight using brain chips. और ये खातून जो हैं ये नाबीना हैं, लेकिन इन्होंने एक चश्मा लगा रखा है, उस पर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, और इनके हाथ में एक लॉलीपॉप की तरह का डिवाइस है जिसमें 400 सेंसर्स हैं. जैसे ये ज़बान पे रखती हैं तो वो जो इमेज है वो फिर ज़बान के नर्वस सिस्टम के ज़रिए दिमाग तक पहुंचती है, एंड पार्शियल आई साइट इज़ रिस्टोर्ड. ये अमेरिका में कंपनी है, विस्कॉन्सिन में वाई कैप के नाम से, एंड दीज आर कमर्शियली अवेलेबल डिवाइसेस. इसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड आ गई है. मैंने जो कराची यूनिवर्सिटी में इदारा है हमारा ICCBS जिसका जिक्र हुआ था, वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का एक सेंटर कायम किया है, और उससे बहुत फील्ड में इसका इम्पैक्ट हो रहा है, चाहे वो नैनो मटीरियल्स का जिसमें कंस्ट्रक्शन है, जिसमें मेडिसिन है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ग्राफीन फिर उससे इमर्ज हुआ है विच इज़ 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील. इस पर भी 2010 के नोबेल प्राइजेस मिले थे. This is just made of pure carbon in a honeycomb-like structure, and it is has amazing properties. Nano robots आ गए हैं जो कि मक्खी के बराबर होते हैं, but they can they have stealth properties, and they can be placed on the wall of your prime minister or president or military chief remotely and convey all the information to the Washington embassy, through our embassy to Washington. So nano devices. Neuroscience, our own brain. This is again a fantastic frontier. क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के अंदर 86 अरब न्यूरॉन्स हैं? 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, और हर न्यूरॉन जो है 10,000 दूसरे न्यूरॉन से गुफ्तगू कर रहा है. तो you have 86 billion multiplied by 10,000 synaptic connections. Arguably the most complex object of our universe is your own brain. So that is something on which I have been fascinated, at the chemistry of memory. ख्यालात जो हैं उनकी मादी हैसियत होती है. They are made of atoms and molecules. Which atoms? Which molecules? If you are feeling depressed, you can go to the shop next door, buy an antidepressant pill, and your depression will go away to a great extent. So because they have a chemical basis, these neurodegenerative diseases. So what is the chemistry of thought? How do you learn? What happens inside the brain? कोई photographic plates तो नहीं लगी हुई. मैंने ये देखा, मुझे याद है कि बत्ती जल रही है, काला सा यहाँ पे माइक लगा हुआ है. What has happened? How is it stored? So this is a fascinating branch of science, the branch of learning, the branch of understanding the chemistry of thought processes, of memory, of happiness, of sadness, of feelings. They're all chemistry. So what chemistry is involved? So we have published a lot of work on this over the last 2 decades, and we came forward with the proposal about 20 years ago कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से पैटर्न्स बन जाते हैं. And the patterns are the way these facts are stored, and the interrelationship of these patterns is logic. So again, there's a fascinating area of chemistry, and there is evidence now accumulating that we were right, and many papers have been published that indeed glycoproteins are playing a central role in memory processor, glycoproteins in the hypothalamus. There are many publications and patterns that we have, and we've gone into epilepsy and looked at anti-epileptic drugs and discovered some exciting compounds, etc. My center in Karachi, about 20 different buildings, research buildings, कुछ 600 एकड़ पे वाक़ है ये, 100 एकड़ पे वाक़ है.
600 स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं इसके अंदर, और 34 सिविल अवार्ड मिल चुके हैं अब तक, 34 सिविल अवार्ड्स, जिसमें एक निशान इम्तियाज़ है, एंड वी हैव 4th हिलाल इम्तियाज़, वी हैव 14 सितारा इम्तियाज़, एंड वी हैव प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड तमगा इम्तियाज़, अलॉन्ग विद 10 DSc डिग्रीज, 2 फेलोज। तो एक इदारा है और 34 सिविल अवार्ड मिल चुके हैं पाकिस्तानी हुकूमत से, और न्यूमरस डॉक्टरेट ऑफ साइंस डिग्रीज फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। I was lucky to get a DSc degree, Doctor of Science from Cambridge also. और we have won many grants internationally। तो ये सब मुमकिन है, नीयत सही होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, और अल्लाह ताला पे भरोसा होना चाहिए। इंसान कुछ नहीं करता, ये सब जो अवार्ड जीते हैं ये मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, और अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो दरवाजे खोलता जाता है। आप कोशिश करते रहें नेक नियती से, और बाकी छोड़ दें अल्लाह ताला पे। जब मैं कैम्ब्रिज गया 1965 में PhD करने, जुम्मे का दिन आया, मैंने कहा नमाज़ पढ़नी है जुम्मे की, कहाँ है मस्जिद? पता चला 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज, एक पूरा शहर है, कोई मस्जिद नहीं। तो मैंने 1 पाउंड निकाला अपनी जेब से, यहाँ पे हम मस्जिद बनाएंगे। 2 पाकिस्तानी और थे, डॉक्टर यूनुस और डॉक्टर गुलरेज ने। आज मैंने कहा आप भी 1 पाउंड। हंसने लगे, मैं कैसे मस्जिद बनाएंगे? मैंने कहा हम नहीं, नियत करो, अल्लाह ताला बनाएगा, हम नियत करो that we are going to do it। नियत करी, 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह we managed to accumulate funds, bought a house, converted that into a mosque, converted that into a madrasa, and we had a flourishing, and that was within couple 2-3 years we had done it। So the thing is कि determination होनी चाहिए, और फिर दरवाजे खुलते जाते हैं। और जो facilities आपके पास हैं वो मेरे ज़माने में नहीं थी, ख़जाने बिखरे हुए हैं इल्म के आपके पास। मैं अभी वाइस चांसलर साहब से जिक्र कर रहा था कि एक हमने MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बनाए थे, जिसमें 73,000 कोर्सेज स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल फ्री में अवेलेबल हैं, जिसमें MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड। लेकिन तड़प आपके अंदर होनी चाहिए पढ़ने की। मैं रोज़ाना आता हूँ अपने घर से कराची यूनिवर्सिटी, रोज़ाना सुबह अपनी लैब में आता हूँ, तकरीबन 25 मिनट लगते हैं, वापस जाने में 25 मिनट लगते हैं। मेरा सर यूँ करके इधर उधर नहीं देख रहा होता, मेरा सर नीचे होता है, मैं पढ़ रहा होता हूँ। 50 मिनट मैं पढ़ता हूँ। Every day for the last 60 years that I've been going to the university, I've been studying। So every moment is important। आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे इम्तिहान पास करने हैं, इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे शौक़ है सीखने का। मैं अपने फील्ड के बारे में ही नहीं पढ़ता, मैं फिज़िक्स के बारे में पढ़ता हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ता हूँ, इंजीनियरिंग के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के। मेरा फील्ड ऑर्गेनिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। I'm just fascinated by what is the new horizons of science and what is going on। So you have to develop this love for learning। ये अगर एक दफ़ा तड़प आपके अंदर आ जाती है तो then there is nothing that can stop you, and every day you have to grow। आप सुबह आते हैं, सुबह उठते हैं, एक आपके जहन में एक ख़ास इल्म का लेवल होता है, रात को सोते हैं तो एक दूसरा लेवल होता है, कुछ आप भूल चुके होते हैं, कुछ आपने सीखा होता है। The equilibrium should always be positive। Learn more than you forget each day, and then you will keep on growing intellectually। ये कुछ हमने काम किया था एंटी कैंसर ड्रग्स के ऊपर, एक ज़माना था उसकी सिंथेसिस के ऊपर हमने काम किया, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मेरे पास 6-7 मिनट बाकी हैं। तो बट ये मैं बताना चाहता था कि इवन नोबेल लॉरिएट्स कैन बी रॉन्ग। जब मैं PhD कर रहा था तो उस ज़माने में मुझे कुछ एक पेपर मिले, एक फेमस ब्रिटिश नोबेल लॉरिएट थे, सर रॉबर्ट रॉबिन्सन के नाम था उनका, और एक और बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री के, बरतानिया के, जिनके नाम पे 2 बरतानिया के टॉप केमिस्ट्री जर्नल्स उन पे नाम रखा गया है, जर्नल ऑफ केमिकल सोसाइटी Perkin 1 and Perkin 2। तो I came across a paper that they had published, but I was not comfortable with some of the chemistry that they had described, and I found that in fact they were wrong। What they had shown was these transactions। Those of you who are chemists, I will be happy to discuss these with you। We found that it was actually a novel ring cleavage reaction that occurred। और फिर हमने, I was the sole author, we published this correcting the work of the Nobel laureate back in 1967। बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अगेन किताबें मैं सिर्फ इसलिए नहीं लिखी कि मैं किताबें लिखना चाहता था, बल्कि इसलिए लिखी कि मैं सीखना चाहता था। अब जैसे कि मैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ नॉट माई फील्ड,
लेकिन I decided to write a book on it. Why? Because that would force me to learn, tie me to a time frame, and I would ultimately enrich me in the longer term. So फिर मैंने कहा कि इतनी सारे वर्ल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मैं पाकिस्तान में बैठकर NMR पे किताब लिखूं तो उसमें क्या खुसूसियत होनी चाहिए। तो बाकी उस वक्त तक जितनी किताबें आ रही थीं उसमें सिर्फ इक्वेशन से डिस्क्राइब करते थे सारे एक्सपेरिमेंट जो थे, कोजी, नोजी, 2DJ रिजॉल्व वगैरह। आई सेड लेट मी राइट अ बुक which is totally different from all the books that anybody has ever written, and describe the physical behavior of magnetization vectors when applied, when a pulse is applied. So as a result, this book was published in Germany, which had a pictorial representation of the behavior of nuclei on application of magnetic, and this was the first book ever. और Richard Ernst, जो कि Nobel laureate हैं, उन्होंने इस बारे में लिखा भी है कि that was a trendsetter and was the first book ever to describe NMR spectroscopy in a simple fashion rather than just in equations. And this again was another book on NMR, ये Elsevier ने शाया की। कोई मेरी 391 किताबें आ चुकी हैं, जिसमें 11 हैं लिखी हुई और 380 हैं एडिट की हुई। और जो सबसे ये मुख्तलिफ किताबें हैं, ये जो हरी सीरीज़ है, जो ग्रीन सीरीज़ जो है, ये स्टडीज़ इन नेचुरल प्लॉट केमिस्ट्री, इसके 87 वॉल्यूम्स आ चुके हैं अभी तक। ये मैंने 30 साल पहले शुरू करी थी, एल्सेवियर पब्लिश कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिक वर्क है नेचुरल प्लॉट केमिस्ट्री पे। अगेन ईच डे दैट आई एम इन्वॉल्व इन राइटिंग और रीडिंग दिस, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स and I'm growing intellectually as a result of that, and that excites me. So that's what I'm trying to tell you, that there's nothing that you cannot do. इसी तरीके से ये जो किताब है, ये पहली किताब थी जिसमें पूरी किताब स्टेरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस पर है। स्प्रिंगर फर्लाग जर्मनी ने शाया की थी और इसका नोबेल लॉरिएट ने ये फॉरवर्ड लिखा था, सर डेरेक बार्टन ने। ही कॉल्ड इट अ मॉन्यूमेंटल पीस ऑफ वर्क। ये डॉक्टर जाहिद शाह मेरे एक स्टूडेंट थे, उनके साथ मैंने लिखी थी। So what is, just ending in the last 2 slides, what is the impact of one good institution? MIT, अगर MIT की तरफ देखें तो 25,000 कंपनियां बनी हैं MIT से, और उनकी जो सालाना सेल्स हैं वो 2,000 अरब डॉलर सालाना, 2,000 अरब डॉलर सालाना सेल हैं उन कंपनियों की जो MIT के स्टूडेंट से आई हैं। और अगर दुनिया की इकोनॉमी से कंपेयर करें तो दुनिया की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी के बराबर है, अगर इन सबको एक जगह जमा करके मुकाबला किया जाए तो दैट इज़ द इम्पैक्ट दैट अ गुड यूनिवर्सिटी कैन मेक इन द वर्ल्ड। लेकिन अफसोस कि हम अभी अंधेरों में भटक रहे हैं। आप देखिए दुनिया में खाली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसका अभी मैं ऑनरी लाइफ प्रोफेसर हूँ, 125 नोबेल प्राइजेस मिल चुकी हैं इस एक यूनिवर्सिटी से, 125 नोबेल प्राइजेस। उसके एक कॉलेज से, जो ट्रिनिटी कॉलेज है, उससे 34 एक कॉलेज से 34 नोबेल प्राइजेस मिली हैं। इस्लामी दुनिया से 0 नोबेल प्राइजेस इन साइंस, पूरी इस्लामी दुनिया से, फॉर वर्क डन विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड। हाँ, 2-3 लोग हैं जो ये ओरिजिन इस्लाम था, अब्दुल सलाम हैं, जुएल अहमद हैं, एक आध और हैं, बट दे डिड देयर वर्क अब्रॉड in UK or Trieste or California वगैरह वगैरह, not here. So we are still living in the darkness of ignorance and superstition, and we have to get out of this. There is nothing that we cannot do. You have tremendous talent. You have to believe in yourself and believe in Allah. Spend all your time in education and research. And I will end by just one final remark. And that is कि मैं अभी आपको फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में बता रहा था कि सितारों के अंदर फ्यूजन होती है और फिर ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं और फिर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं, और ये जो सारे एलिमेंट्स बने होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब बिखर जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करिश्मा देखिए क्या होता है, ये सब वापस जमा होते हैं और फिर प्लैनेट्स बनती हैं, और प्लैनेट्स बनकर इस दुनिया के अंदर आप मुख्तलिफ जानवर बनते हैं जिनमें यही एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ पौधे बनते हैं जिनमें यही एलिमेंट्स होते हैं, और उन्हीं को आप खाते हैं, और उन्हीं के वही एलिमेंट्स आपके अंदर हैं मौजूद जो आपने खाए हैं। तो ये जो आपके अंदर जो एलिमेंट्स हैं सारे,
यही एलिमेंट्स, ये अपनी खाल की तरफ देखें, अपने नाखून की तरफ देखें, बालों की तरफ देखें, गोश्त की तरफ देखें, ये हर एटम जो है ये किसी ज़माने में किसी दहकते सितारे के अंदर था, और आज ये सुभान अल्लाह आपके अंदर मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने आपको सितारों की राख से बनाया है। ये कोई थ्योरी नहीं है, दिस इज़ अ प्रूव्ड साइंटिफिक फैक्ट। यू आर ऑल मेड ऑफ स्टार डस्ट। अब फ़र्ज़ है आपके ऊपर कि आप इन सितारों की राख से जिस अल्लाह ताला ने बनाया है, तो इल्म की रोशनी अब आप फैलाएं और सारी दुनिया को मुनव्वर करें इंशाअल्लाह। शुक्रिया।